द फर्स्ट टॉपिक इन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज पेरिकार्डाइटिस। सो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, देन क्लासिफिकेशन इन अक्यूट एंड क्रॉनिक, देन क्लिनिकल फीचर्स, कॉम्प्लिकेशंस, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया और इन्वेस्टिगेशंस एंड मैनेजमेंट पार्ट। सो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ पेरिकार्डाइटिस। सो हार्ट की 3 कवरिंग्स होती है, आउटर पेरिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम एंड इनर इंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट की आउटर लेयर है। इट इज़ प्रोटेक्टिव फ्लूइड फील्ड सैक विच कवर्स द हार्ट को बाहर से कवर करके रखती है। अगर इस कवरिंग में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे कहा जाता है पेरिकार्डाइटिस। सो पेरिकार्डाइटिस इज द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ पेरिकार्डियल लेयर्स and it is generally secondary to disease in heart। अगर हार्ट में कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसके वजह से पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। देन वी विल डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। सो इट इज़ क्लासिफाइड एज 2 टाइप्स। फर्स्ट इज acute pericarditis and second is chronic pericarditis। Firstly we will discuss acute pericarditis। सो अक्यूट पेरिकार्डाइटिस इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंट फॉर्म ऑफ पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में अगर बहुत फ्रीक्वेंट फॉर्म होगा तो वो है अक्यूट टाइप। सो इट्स सब डिविजन्स आर एज फॉलोज। इसके भी कुछ सब डिविजन्स है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पहला है सीरस पेरिकार्डाइटिस, सेकेंड इज फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, थर्ड इज प्यूरुलेंट पेरिकार्डाइटिस एंड फोर्थ इज हिमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस। सो पहला है सीरस पेरिकार्डाइटिस। सो अगर पेरिकार्डियम में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई रूमेटिक फीवर हो रहा है तो वो कुछ सीरस फ्लूइड सिक्रीट करेगा। इट प्रोड्यूसेस लार्ज इफ्यूजन ऑफ टर्बिड स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड विथ हाई प्रोटीन कंटेंट। ऐसा फ्लूइड सिक्रीट करेगा जिसमें प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसे कहा जाता है सीरस पेरिकार्डाइटिस। So this is first type of acute pericarditis. Then second is fibrinous pericarditis. So it leads to adhesion formation. इसमें adhesion formation होता है due to in condition such as myocardial infarction या trauma हो गया या कोई bacterial infection हो रहा है जिसके वजह से adhesion formation हो रहा है। So this is second type which is fibrinous pericarditis. देन थर्ड इज़ प्यूरुलेंट पेरिकार्डाइटिस। सो इट इज़ वेरी रेयर टाइप। अगर कोई सेप्टिसेमिया की कंडीशन हो रही है जिसके वजह से उसका कॉम्प्लिकेशन बन के प्यूरुलेंट पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। सो ये हिमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। देन फोर्थ इज़ हिमोरेजिक पेरिकार्डाइटिस। सो इट इज़ ड्यू टू मैलिग्नेंट डिसीजेस सच एज कैंसर ऑफ ब्रेस्ट और लिम्फोमा। So these are 4 types of acute pericarditis. Then we will discuss chronic pericarditis. So इसमें देखेंगे कि ये 3 टाइप का होता है। फर्स्ट इज ट्यूबरकुलर पेरिकार्डाइटिस, सेकेंड इज क्रॉनिक अडेजिव पेरिकार्डाइटिस एंड थर्ड इज क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। सो सबसे पहले वी विल डिस्कस ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस। सो इसमें जो बैक्टीरिया इन्वॉल्व होगा वो होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। So this is most frequent form of granulomatous inflammation of pericardium। अगर हार्ट की आउटर लेयर दैट इज़ पेरिकार्डियम, इसमें कोई अगर इन्फेक्शन हो रहा है दैट इज़ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो रहा है, देन इट लीड्स टू पेरिकार्डाइटिस विच इज़ नोन एज ट्यूबरकुलस पेरिकार्डाइटिस। सो इट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन। देन सेकेंड इज क्रॉनिक अडेजिव पेरिकार्डाइटिस। सो it is the stage of organization and healing by formation of fibrous adhesion in pericardium followed by suppurative और hemorrhagic pericarditis। So pericardium में अगर fibrous adhesion का formation हो रहा है जिसके वजह से वो suppuration में भी जा सकता है या hemorrhage की condition में भी जा सकता है। So this is chronic adhesive pericarditis। Then third one is chronic constructive pericarditis. So this is very rare condition. It occurs due to progressive thickening fibrosis and calcification of pericardium। अगर पेरिकार्डियम में किसी भी तरीके का कैल्सिफिकेशन हो रहा है या फिर उसकी लेयर में थिकनिंग हो रही है, फाइब्रस थिकनिंग हो रही है, दैट्स वाई हार्ट बिकम
very solid shell. As a result, cardiac output is reduced. If calcification extend to myocardium, then there will be impaired myocardial contraction. Then it causes narrowing of opening of vena cava. इसमें क्या होता है, पेरिकार्डियम की थिकनिंग होना शुरू हो जाती है, इसमें कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट जो है वो बहुत सॉलिड और फॉर्म बन जाता है, जिसके वजह से वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं कर पाता. अगर ये कैल्सिफिकेशन मायोकार्डियम तक एक्सटेंड कर गया, देन हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी पावर है वो लूज़ हो जाएगी. देयर विल बी इम्पेयर्ड मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जिसके वजह से क्या होगा, जो सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, तो उसकी ओपनिंग जो होती है वो नैरो हो जाएगी ड्यू टू द कंटिन्यूअस कैल्सिफिकेशन इन द पेरिकार्डियम. सो दिस इज क्रॉनिक कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस. सो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे क्लिनिकल फीचर्स. सो वी विल डिस्कस क्लिनिकल फीचर्स इन द टू पार्ट्स, फर्स्ट इन लेफ्ट साइड देन इन राइट साइड. सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या चेंजेस आएंगे वो डिस्कस करेंगे. सो पहला चेंज आएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन. सो ये क्यों मिलेगा वो हम देखेंगे. सो इसमें क्या होगा, पेरिकार्डियम में कैल्सिफिकेशन की वजह से पल्मोनरी वेन्स की जो ओपनिंग है इन लेफ्ट एट्रियम वो नैरो हो जाएगी. अगर पल्मोनरी वेन्स की ओपनिंग नैरो हो रही है तो प्रेशर जो रहेगा लेफ्ट एट्रियम में वो कम रहेगा, ब्लड फ्लो कम होगा. ब्लड फ्लो अगर लेफ्ट एट्रियम में कम होगा देन it increase in pulmonary veins. So pressure in pulmonary veins is increased, which leads to pulmonary hypertension. Then second is systemic hypotension. ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है लेकिन वो इजेक्ट नहीं हो पा रहा है सिस्टेमिक एओर्टा में ड्यू टू कैल्सिफिकेशन हो रहा है, जिसके वजह से हार्ट जो है वो फर्म हो जा रहा है, हार्ड बन रहा है, जिसके वजह से वो बराबर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से इट लीड्स टू रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट. कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, जिसके वजह से बॉडी में हाइपोटेंशन की कंडीशन आएगी. सो इट लीड्स टू सिस्टेमिक हाइपोटेंशन. उसके बाद देखेंगे राइट साइड ऑफ हार्ट में क्या चेंजेस आएंगे. सो इसमें देखेंगे कि इन्फीरियर वेना के बाद जो है वो ओपन होता है राइट एट्रियम में. कैल्सिफिकेशन की वजह से क्या होता है, एट्रियम जो है वो ब्लड कलेक्ट नहीं कर पाती है क्योंकि वो डायलेट नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से प्रेशर उसमें कम होगा और इन्फीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ जाएगा. अगर इन्फीरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली प्रेशर जो है वो अदर ऑर्गन्स में भी बढ़ेगा. सो इन्फीरियर वेना केवा में जो ब्लड है वो ड्रेन होता है लीवर से, एब्डोमेन से, लिम्स से और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी से. सो अगर इन्फीरियर वेना केवा में प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो लीवर में प्रेशर इंक्रीज़ होगा. सो इट लीड्स टू हिपैटोमेगैली. एब्डोमेन में प्रेशर इंक्रीज़ होगा देन इट लीड्स टू असाइटिस. लिम्स में अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा देन इट लीड्स टू पेडल इडीमा. So these are changes which are seen if pressure increase in inferior vena cava. Then we will see what is occur when pressure in superior vena cava is increased. So superior vena cava में pressure increase होने की वजह से जुगुलर वेन्स में pressure increase होगा. Normally क्या होता है, during inspiration jugular venous pressure is decreased एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड. लेकिन सुपेरियर वेना केवा में प्रेशर बढ़ने के कारण जुगुलर वेनस प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड. सो दिस इज़ एबनॉर्मल साइन विच इज़ नोन एज कुस्माल साइन. सो दीज आर चेंजेस इन राइट साइड ऑफ हार्ट. इसमें फिर एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है ड्यू टू रैपिड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एट्रिया. Then pulsus paradoxus can be seen. So it is decrease in systolic blood pressure for more than 10 mm of Hg during inspiration. उसी को pulsus paradoxus कहा जाता है.
तो इंस्पिरेशन के टाइम पे क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 10 mm ऑफ Hg से डिक्रीज मिलता है। सो उसी के लिए टर्म यूज़ किया जाता है पल्सस पेरिडॉक्सिस। देन देयर विल बी पेरिकार्डियल नॉक। सो इट इज़ हाई पिच साउंड हर्ड इन डायस्टोल। डायस्टोल के टाइम पे जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हाई पिच होता है। इट इज़ कॉज्ड बाय सडन स्टॉपेज ऑफ रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग। वेंट्रिकुलर फीलिंग जो है वो सडन होने के कारण उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, विच इज़ नोन एज पेरिकार्डियल नॉक। सो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस, मतलब पेरिकार्डाइटिस की वजह से और कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज़ कार्डियक टेम्पोनिड। सो द कंप्रेशन ऑफ द हार्ट विच इज़ कॉज्ड बाय फ्लूइड कलेक्टिंग इन द सैंक विच इज़ सराउंडिंग द हार्ट। हार्ट के सराउंडिंग में अगर कोई फ्लूइड कलेक्टिंग सैक है जो हार्ट को कंप्रेस कर रहा है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कार्डियक टेम्पोनिड। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। उसी में सेकेंड कंडीशन देखेंगे पेरिकार्डियल इफ्यूजन। जब फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है बिटवीन द पेरिकार्डियम, उसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता है। सो दिस कैन बी कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद देखेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। सो सबसे पहले उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। अगर पेशेंट को कोई प्रीवियस इलनेस है या फिर ट्यूबरकुलोसिस जैसी कोई उसको डिसीज़ हो रखी है, या फिर पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है, या पेशेंट में कोई भी प्रकार का ट्यूमर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम मेडिकल हिस्ट्री चेक करेंगे पेशेंट की। देन फिजिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन। सिम्टम्स एग्जामिन करेंगे पेशेंट के। देन कंप्लीट ब्लड काउंट शुड बी डन। उसके बाद ECG इज़ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। सो इसमें ST एलिवेशन देखने को मिल सकता है। देन PR डिप्रेशन देखने को मिल सकता है। देन T वेव का फ्लैटनिंग भी देखने को मिल सकता है एंड देयर विल बी T वेव इन्वर्जन। देन चेस्ट एक्सरे, उसमें हार्ट का साइज एस्टिमेट कर सकते हैं। देन कार्डियक कैथेटराइजेशन कैन बी डन टू चेक द फिलिंग प्रेशर इन द हार्ट। इकोकार्डियोग्राम कैन बी डन। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। उसके बाद डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट। सो देयर विल बी मेडिकल मैनेजमेंट एंड देयर विल बी सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहले हम एंटीबायोटिक देना स्टार्ट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक एंटीफंगल या एंटीवायरल, अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो। देन नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स भी दे सकते हैं। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैन बी गिवन इन द कंडीशन। देन सर्जिकल मैनेजमेंट अगर करना है तो पेरिकार्डियक्टोमी कर सकते हैं, विच इज़ द रिमूवल ऑफ पेरिकार्डियम। सो दीज आर द मैनेजमेंट पार्ट।